पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। यूपी पीएससी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 51 से इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जामिनर के साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है। इस बात से हम लोग ये समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछता है और आने वाले कल में कैसा प्रश्न पूछ सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपने जो एग्जामिनर या आप कह सकते एग्जाम के द्वारा जो दिए गए पाठ्यक्रम की समझ हो जाने के बाद हम अपने आप को आकलन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हम एग्जाम की तैयारी के लायक हुए या नहीं हुए। इसीलिए मल्टीपल टाइम्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की अति आवश्यक है और सॉल्व करते रहना चाहिए, है ना। तो आप अधिक से अधिक जितना बार हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। पिछली हम दो क्लासों में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया है। 50 क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। मच्छर जनित रोग नहीं है, तो मच्छर जनित रोग नहीं है अर्थात मच्छर के काटने से नहीं फैलता है ना। ये कह सकते मच्छर के काटने से फैलने वाली रोग, तो डेंगू किस चीज से भाई, तो डेंगू तो मच्छर काटने से फैलता है। वहीं पर फाइलेरिया जो है मच्छर काटने से फैलता है, मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है भाई इसका कि भाई ये तीनों तो आपको अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं मच्छर जनित बीमारियां हैं, मच्छर के काटने से होती है। लेकिन ये जो नींद की बीमारी है ये मच्छर जनित बीमारी नहीं है, क्योंकि नींद की बीमारी एक तरीके से परजीवी होती है जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, ये जो ट्रिपैनोसोमा जो ब्रूसी है के संक्रमण के कारण ये फैलता है और ये मनुष्यों में ये फैलता है, क्योंकि जो मक्खी होती है वो मक्खी इसको कैरी करते हैं इसके फॉर्म में। तो ये आप देख सकते हैं। और यहां पर ये भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो टेटिसे मक्खी है उसी के काटने से ये फैलता है आपका। दूसरा क्वेश्चन आप चले आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से है। अब ये हिस्ट्री का सवाल है। आप देखिए, आपने हिस्ट्री तो पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है हिस्ट्री, अगर आप डिटेल से इतिहास को पढ़ना चाहते एक सिस्टमैटिकली एक क्रोनोलॉजी के तौर पर, तो आप एडुकेमी स्टेट पीसीएस के आप प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहां पर इतिहास के सारे एक सीरीज में हमने उसमें आपको पढ़ाया है, बताया है। सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरुआत की है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद हमने वैदिक काल को कहानी के माध्यम से हमने बताया है। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी के सभी राजाओं और मगध साम्राज्य के सभी राजाओं को बेहतर तरीके से हमने कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक कि हमने मौर्य डायनेस्टी, पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद सातवाहना, इन सभी को प्राचीन भारत को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही एक तरीके से विस्तृत भाव से इसको समझाया गया है, ताकि आपके एग्जाम में आपको मदद मिले। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आपका। तो ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न बहुत ही आसान है कि कहता है कि सातवाहना शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य की बात कर, कौन सा, दो कथन दिए हुए और दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न है दिए गए। तो कहता है पहला कथन कि सातवाहन राजा प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। बात तो सत्य है। सातवाहन राजा की जब शिलालेख को आप देखेंगे, जब उनके उसके साहित्य को समझेंगे, तो इस बात से आपको पता चलेगा कि सातवाहना राजा जो है वो प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो ये उत्तर आपका, ये कह सकते हैं ये कथन आपका सत्य है। वहीं पर देखा जाए कि सातवाहन काल में कलाओं का एक सार्वजनिक पक्ष भी अधिक प्रोत्साहन में देखने को मिलता है। नए नए मंदिरों का विकास हुआ, कलाओं का उत्थान हुआ, बहुत सारे राष्ट्र, सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके तहत आपका सत्य, अर्थात इसके आंसर
बी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज बात है, विकल्प में आप देखिएगा फर्स्ट, दोनों, फर्स्ट और सेकेंड, केवल दो, और दोनों में से कोई नहीं, थोड़ा सा उसने चेंज किया उसके पैटर्न को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। और जैसा कि हमने कहा कि सातवाहना जो राजा जो है सातवाहना के बारे में, तो सातवाहना राजवंश की स्थापना दूसरी शताब्दी के लास्ट में देखने को मिलता है, और उसकी स्थापना का श्रेय जो है सातवाहना वंश के ही जो एक राजा के तौर पर सिमुका ने उस कन्नौज शक्ति को नष्ट करके अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। और हालांकि सातवाहना को आंध्रा के नाम से भी सुनने को देखने को मिलता है। यहां तक कि मत्स्य पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो उस मत्स्य पुराण में दक्कन में शासन करने वाले 30 सातवाहन राजाओं की एक सूची दी गई है, और उस सूची में एक व्याख्या की गई उन सभी राजाओं को। हालांकि ये बात अभी भी इस बात से कोई कंफर्म नहीं है कि उसकी भौगोलिक सीमा कितनी थी, हालांकि उसकी सीमाएं बदलती रही है। अंतिम शासक के तौर पर विजया को माना गया, सातवाहना शासक के तौर पर विजया को माना गया। और जैसा कि स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा था कि भाई सातवाहना वंश का राजा जो है प्राकृतिक थी, है ना, राजभाषा क्या था? प्राकृतिक भाषा था। इसीलिए सातवाहना के हालांकि शासन के दौरान यह प्रकृति के लिए स्वर्ण युग के तौर पर माना जाता है, गोल्डन एरा के माना जाता है। यहां तक कि जब आप सातवाहना के ये इसके अधिकतर प्रकृति की अगर आप बात करेंगे, उसके अभिलेख को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर भी दैनिक उपयोगों में प्राकृतिक भाषा को देखने को मिलता है। तो इसके अनुरूप आप देखेंगे तो ये आपका इसका जो सही होगा, सातवाहना राजा प्राकृतिक भाषा का पोषक था। तो हाँ, ये सत्य है। और सातवाहना काल में कला और सार्वजनिक पक्ष के अधिकतर प्रोत्साहन के तौर पर आपको देखने को मिलता है कि ये दोनों बात सत्य है आपका। चलिए, सातवाहना के बाद जो है तीसरे जो क्वेश्चंस के तौर पर आप देख सकते हैं, वहीं पर सातवाहना ने सांची के बौद्ध स्तूप का भी अलंकृत किया था, उसमें भी योगदान था। सातवाहना ने स्तूप नागार्जुन कोंडा का नाम सुना होगा अमरावती में, है ना, बहुत सारे मूर्तियों उनके शासनकाल में भी बनाए गए थे। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से संबंधित आप कह सकते हैं या कुछ भी। क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका के भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? अब बताइए। अब ये कह रहा है कि भारत जो है अपनी रिसर्च टीम को अंटार्कटिका में भेजा, जैसे कि बाकी अन्य देश भी वहां पर भेज रहे हैं। तो भारत ने भी अपना अंटार्कटिका में बोला कि भाई हम भी वहां पर रिसर्च करेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पोल है वो विश्व का, है ना। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, महादेश है, आप ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट माना जाता है, लेकिन वो कॉन्टिनेंट जो है मनुष्य रहित है, कोई नहीं रह सकता है। वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां का आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट जो है रहने युक्त नहीं है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, पोल के नजदीक का इलाका है, तो जीवन यापन रहना वहां पर संभव नहीं है। लेकिन रिसर्च के या परिचालन अनुसंधान के मद्देनजर रखते हुए वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे खनिज और ये सब देखने को मिलते हैं। तो भारत ने भी अपना अनुसंधान जो है केंद्र बनाया है, भारती और मैत्री। भारती और मैत्री जो राइट आंसर होगा। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है वो आर्कटिक पोल में देखने को मिलता है आपका। तो सही उत्तर आपका सी होगा, है ना। 2022 तक भारत के अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक 2 परिचालन अनुसंधान केंद्र वहां पर बनाए गए थे, है ना। अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी को इंडियन पॉलिटी, हम सभी को उससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें कह रहा है कि जो हमारा अधिकार है, इसमें कुछ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधान दिए गए, और वो प्रावधान कहां से लिए गए हैं, इसका सोर्सेज क्या है, इसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर। अब जैसे उदाहरण के तौर पर पहला कहता है कि नहीं की प्रश्न पूछा है, ये सही नहीं है, ये पूछ रहा है कि सुमोलित नहीं है ना। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल हमारे भारत संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक की जो बात 35 तक की जो फंडामेंटल राइट्स की बात करी, वो फंडामेंटल राइट्स कहां से आया? वो फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात की थी और वहीं से हमारे संविधान के अंदर में मौलिक अधिकार को लिया गया है। जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले 6-7 हुआ करता था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एज ए लीगल राइट के तौर पर उसको रखा गया है आर्टिकल 300 के एक के तौर पर। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मतलब ये सुमोलित है ना। वहीं पर अगर आप बात करें राजनीति के निदेशक सिद्धांत, इट मींस डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो कि भारत के संविधान में इन्फोर्स आपके कोर्ट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, एक तरीके से निर्देशन है, एक तरीके से आपका ये नीति है। तो ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो ये भी आपका सुमोलित है, आपका ये भी सुमोलित है। वही बात केंद्र के अविष्ट शक्तियां की अगर बात करें तो केंद्र की जो अविष्ट शक्तियां है वो शक्तियां आपको कहां से? ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ये हम कनाडा के आधार पर हम काम करते हैं, तो इसलिए आपका ये सुमोलित नहीं है। लेकिन आपातकालीन इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी है ना। नेशनल इमरजेंसी हुआ, स्टेट इमरजेंसी की बात जिसको प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, वही फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल, अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 में मेंशन है। वहीं पर स्टेट इमरजेंसी की बात किया जाए तो आर्टिकल 356 के अंदर बात की जाती है। वहीं पर बात करें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में बात होता है। तो ये आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। तो व्हाट इज राइट आंसर? तो ये आपका राइट आंसर सी होगा, जो सुमोलित नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो अविष्ट शक्तियां की बात की जाए, है ना, अविष्ट शक्तियां का मतलब 3, देखिए शक्ति को डिवाइड किया गया ना। अब जैसे हम बात करेंगे शक्ति के डिवीजन की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है ये अविष्ट शक्तियां। जैसे कितने प्रकार के कंकरेंट लिस्ट हुआ, लिस्ट के फॉर्म में हम उसको बात करते हैं, है ना। तो लिस्ट के फॉर्म में हम उसको बात करते हैं। तो रेस्ट्रिक्टिवली जो लिस्ट है भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, तो अभी शक्तियां का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका सी गलत है आपका। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 में कहता है कि नोबी, 55 कहता है कि नोबी और कांटो का मैदान निम्नलिखित में से किस देश से है? नोबी और कांटो का मैदान, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है ना। तो आपको इसको फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। तो नोबी और कांटो का मैदान जो है ये आपको कहां से है? ये जापान में है। क्योंकि नोबी नाम से भी ऐसे भी आपको देखें, नोबी और कांटो का मैदान कहां से है? जापान में। क्योंकि नोबी मैदान जो है जापान का एक बड़ा सा मैदान है, करीब 1800 आप कह सकते वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे कि आप बोल सकते हैं 695 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, और बहुत सारा वहां कांटो और थ्रोनीज टाइप के फॉर्म में है। एक जलोढ़ मैदान है, नगर नदियां वहां पर भी काफी थी। तो ये आपका कहां है? जापान में है आपका ये क्षेत्र कवर करता है। और इसी इबी किसो नागरा नदी वहां से आपको देखने को मिलती है। और कहा जाता है ऐसा कि ये वहां की जो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, और ये पश्चिम के झबुकी और बहुत सारी पर्वतों श्रृंखला उसी से होकर गुजरती है। यहां तक कि कांटो मैदान इसलिए कहा गया है कि वो वहां पर कांटो मैदान जापान का सबसे व्यापक एक तराई के तौर पर उसको माना जाता है ना। होनसुंग में स्थित है आपका, प्रशांत महासागर के सामने वाला कई इलाका के तौर पर आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ कांटो का मैदान में स्थित है, टोक्यो शहर के आसपास में। जापान की राजधानी टोक्यो जो है ना। अब चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कहता है कि भाई सुमोलित कीजिए इसमें फर्स्ट और सेकंड। तो सुमोलित में ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमोलित करने के लिए कह रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है कि आम आदमी बीमा योजना लॉन्च कब हुआ था। ये सारे स्कीम है, ये योजनाएं हैं भारत सरकार का, और ये योजना कब लॉन्च हुआ था इसकी बात कर रहा है। तो आम आदमी जो बीमा योजना है आपको, ये लॉन्च हुआ था 2007 में हुआ था। ये लॉन्च कब हुआ था? 2007 में लॉन्च हुआ था। वहीं पर अगर आप बात करें कि
पीएम आत्मनिर्भर, और पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य की बात करें तो 2021 में हाल फिलहाल का ही ये है आपका। तो ये देख सकते हैं पीएम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में आया था। वहीं पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो जो बच गया 2016 में। तो क्या राइट आंसर होगा कि ए का आपका थर्ड, ए का थर्ड, इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर, है ना। आम आदमी बीमा योजना क्या है भाई? आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को 2007 में लाया गया था। गांधी जी के जन्मदिन पर ये लाया गया, जिसके तहत उनके परिवार के मुखिया को घर के परिवार में जो कमाने वाले सदस्य को भी उनमें आप शामिल कर लीजिए तो इस योजना के लाभ उनको मिल सकता है। वहीं पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का आप 2021 में लाया गया था, है ना। क्या उद्देश्य था भाई? उद्देश्य ये था उनका कि भाई अंतिम से अंतिम लोगों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय लेवल तक की जो स्वास्थ्य प्रणाली की सुविधा उनको मिले, है ना। वहीं पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी आयुष्मान भारत के कार्यक्रम के तहत, है ना। हर परिवार के प्रति वर्ष 5 लाख तक के उनको स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कवर होने की बात करी थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आया था। 18 से 70 साल की आयु के गरीब के लिए, वंचित लोगों के लिए बैंक के साथ किफायती बीमा योजना प्रदान करने के लिए, है ना। तो ये आपके स्कीम से संबंधित प्रश्न थे, है ना। चलिए वहीं पर एक प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस परिवार के पौधे से तप का कपड़ा प्राप्त होता है? किस परिवार तप का कपड़ा प्राप्त होता है किस परिवार के पौधे से, है ना। तो ये जो है तप मतलब होता है एक तरीके से एक पौधे हैं जिसके छाल से कपड़ा बनता है, वो मतलब छाल का कपड़ा कह सकते हैं, तप का कह सकते हैं। उन्हीं के रेशाओं को निकाल कर बुनी हुई सामग्री से इसको बनाया जाता है। तो एक है मोरेसी परिवार है। तो ये मोरेसी परिवार, ये इसकी बी इज राइट आंसर। तो मोरेसी परिवार, तो ये कह सकते हैं कि मोरेसी परिवार शहतूत के पेड़ के छाल से ये बनाया जाता है। शहतूत के पेड़ को क्या किया जाता है? उसको भिगो के और भिगोने के बाद पीटा जाता है और पीटने के बाद उस छाल को नरम करके उससे रेशे निकालने के बाद इस प्रकार से कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा का? मोरेसी परिवार का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 58 क्वेश्चंस, ये भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो कहता है कि क्वेश्चंस की नीति आयोग द्वारा, हम सभी को पता है प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है सर कि एक प्रश्न में ही प्रश्न दोबारा बन सकता है कि किसके द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड रिलीज किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा, है ना। और उसके अनुसार से आप देख सकते हैं राज्यों के प्रदर्शन की बात की गई है कि जो 5 राज्यों उसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि राज्यों के देश में एसडी के संबंध में अपने प्रदर्शन में शीर्ष 5 राज्यों इसमें शामिल नहीं है। तो ये कौन सा 5 राज्य इनमें शामिल नहीं है जो परफॉर्मेंस बेहतर किया है उनमें से आपका? तो 4 विकल्प तो दिए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु ये राज्य इस प्रदर्शन में शामिल हैं, है ना। गुजरात इसमें शामिल नहीं, ये शामिल है, ये गोवा तमिलनाडु ये शामिल है, लेकिन ये नहीं। तो ये आपका क्या राइट आंसर होगा? कैसे? क्योंकि गुजरात जो है देश के सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसके संबंध में इस इंडेक्स में तीसरा संस्करण जब हुआ था नीति आयोग का, तो गुजरात देश के एसडीजी के संबंध में अपने प्रदर्शन के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था इस इंडेक्स में। तो इनमें 5 राज्यों में केरल है आपका, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गोवा, ये 5 राज्य हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। साथ साथ में आप कर्नाटक ले लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, महाराष्ट्र, ये सभी का बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन गुजरात इसमें आपको परफॉर्मेंस में ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चंस आपको
करंट अफेयर से ही है, जिसमें ये आपको दिए गए हैं आपको फिल्मों जगत से। तो फिल्म तो आप सभी लोग देखते होंगे, तो उसमें आप देखिए कि कहता है कि निम्नलिखित में से किस निर्देशन का फील्ड एक नोमैलैंड नोमैल लैंड्स जो है 2021 में सबसे सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो कहता है कि भाई ऑस्कर पुरस्कार के निर्देशक डायरेक्टर कौन है। तो ये तो आपको फैक्चुअल डेटा हो गया, आपको ये रटने वाले डेटा अगर आपको नहीं याद है तो आपको इसको उत्तर करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका आंसर आपका ए है, चलोय झाओ ने, आप देख सकते हैं कि भाई उसने ये फिल्म जिसका नाम है नोमैलैंड, उसके डायरेक्टर हैं। तो चीन में जन्मी हुई क्लो झाओ ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के तौर पर इनको पुरस्कार के तौर पर मिला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के, तो अब देखिए ये आ गया इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो कहता है कि भाई कौन सा संस्थान है जो कार्यालय की जो भारत के थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI डेटा रिलीज करता है। WPI मतलब होल प्राइस इंडेक्स डेटा कौन रिलीज करता है? तो होल प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज करने की अगर आप बात करें तो दो प्रकार, इन्फ्लेशन मेजर करने के दो तरीके होते हैं। एक CPI मेथड होता है, CPI जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और वहीं पर WPI होता है जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो वही कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक का डेटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये है आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक तो नहीं करती, वो अनाउंसमेंट डायरेक्ट करती है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो वाणिज्य और उद्योग कमर्शियल्स और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है वो WPI की डेटा रिलीज करती है, आपका इंडेक्स रिलीज करती है, और उसके तहत जो थोक व्यवसायों के द्वारा जो अन्य व्यवसाय जो है कहां पर किस क्षेत्र में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, तो ये WPI का रेल। और WPI के जो इंडेक्स मेजरमेंट करने का जो तरीका है, जो उनका बेसिस है, वो 2011 और 12 के बेसिस के आधार पर ये डेटा जारी किया जाता है। हालांकि ये अप्रैल 2017 से प्रभावी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों बहुत ही फॉर्म में, तो इस मामले में आप कह सकते हैं कि औसत गति आपका दोनों का अलग अलग, तो सिंपल सी है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये डेटा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, इंडियन इकोनॉमी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडियन पॉलिटी से संबंधित आपका, कि भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की प्राथमिक कर्तव्य क्या है? फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया गया? सिंपल सी बात है, विकल्प में क्या करता है, संघ और राज्यों के बीच में राजस्व और वितरण के वितरण पर सिफारिश देने की बात तो सही है। फाइनेंस कमीशन बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत सरकार जो है या यूनियन जो सेंटर में है और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा कैसे किया जाए, किस बेसिस पर किया जाए। फाइनेंस कमीशन जो है वित्त आयोग निर्देशन जारी करती है, वो बताती है कि इन राज्यों को कितना मिलना चाहिए, कौन सा राज्य को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो ये बातें यहां पर केंद्र से बजट तैयार करना इनका काम ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो जारी करती है। वहीं पर राष्ट्रपति वित्तीय मामले को सलाह देने के लिए, वित्तीय मामले पर सलाह के लिए मांगे तब, ऐसे नहीं। और केंद्र राज्य सरकार विभिन्न मंत्रालयों में धन का आवंटन तो ये नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि संघ और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना। मतलब कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो है एक मुख्य नीति, आप कह सकते हैं मुख्य वित्त आयोग चयनित किया जाएगा, जो मुख्य रूप से संघ राज्यों के बीच में एक राजस्व के वितरण और अपनी सिफारिश करने का काम यहां पर करेगा। तो आयोग का मेन काम क्या है? केंद्र और राज्यों की जो टैक्स की जो शक्तियां हैं और उनके खर्चे की जो जिम्मेवारी के बीच में जो एक तरीके से वर्टिकल या लंबवत जो अनबैलेंस देखने को मिलता है उसको कम किया जाए, तथा साथ साथ में राज्यों में सभी सार्वजनिक सेवाओं को एक तरीके से सामान्यकरण किया जाए, उसको सही मिले। तो ये आपका वहीं पर 62 क्वेश्चन कहता है 62 में कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिन का विषय है?
सो द क्लॉक, तो ये आपका डे फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करके ही जाने पड़ेंगे, रट कर ही जाने जो जो इंपॉर्टेंट डे है आपका। तो द क्लॉक इज टिंकिंग, टिंकिंग निम्नलिखित में से किस दिन का विषय है? तो ये आपका विश्व क्षय रोग दिवस 2021 के लिए ये बनाया गया है आपका 2006 के लिए, क्योंकि क्षय रोग दिवस 2021 के लिए का विषय जो है, सब्जेक्ट जो था, द क्लॉक इज टिकिंग, इस भावना से बात करती है कि वैश्विक नेताओं के द्वारा जैसे टीबी रोग जो होता है, टीबी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता के लिए कार्य करने के लिए दुनिया के समय से बाहर होने की बात कर रही है। इसीलिए इनका जो मुख्य उद्देश्य था इस साल का, द क्लॉक इज टिकिंग, किस प्रकार से क्षय रोग को खत्म किया जाए। तो 63 क्वेश्चंस आपका इसी से संबंधित आपका 62 द क्लॉक टिकिंग थिंग इज डे ट्यूबरक्लोसिस डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 क्वेश्चंस कहता है आपका इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, रिवर से संबंधित एक क्वेश्चन है 64। हाँ, तो ये कहता है कि एक अभिकथन असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। अभिकथन कहता है कि तीस्ता नदी है ना, पहले गंगा की सहायक नदी थी और अब यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई है। ये बात कह रहा है कि क्वेश्चन कर दिए गए कथन में से एक को दूसरे का कारण कहा गया। तो तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वहीं पर रीजन कहता है कि नदी पर कब्जा हिमालय नदी का एक प्रमुख विशेषता है। तो अब बताइए कि दोनों ए और रीजन सही है, व्याख्या इसकी बात, ये तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, इस प्रश्न को हम अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इसको हम स्टार लगाकर इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हालांकि ऐसे बात करेंगे तीस्ता नदी पहले ग्लेशियर से निकलता है, सिक्किम हिमालय की घाटियों से होते हुए जाता है और ब्रह्मपुत्रा से होकर भी आपको बांग्लादेश में जाकर गिरता है, क्योंकि बांग्लादेश में तीस्ता अपनी दाहिनी किनारे जो ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलता है, और वहीं पर नदी जो है यमुना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा यमुना के नाम से आपको बांग्लादेश में जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब आपस में मिलती है तो पद्मा नदी मिलती है, पद्मा नदी मिलती है जो कि बंगाल खाड़ी में जाकर गिरता है। तो ये कहना स्टेटमेंट हालांकि इन्होंने दे दिया है इस तरीके से, पर ठीक है, इस बात पर ये कहा जा सकता है कि उनके द्वारा कि पहले रिकॉर्ड और नक्शा के अनुसार वो गंगा नदी था, क्योंकि एक बात है उसके अंदर में, एक हमारे उस समय की महासर्वेक्षक हुआ करते थे मेजर जेम्स रेनॉल्ड्स हुआ करते, तो उन्होंने ही कहा था कि भाई एक लिखा था रिकॉर्ड और नक्शे से वो बताया था कि तीस्ता बांग्लादेश के में पद्मा के साथ विलय करने के बजाय जो एक अलग मार्ग लेती है और गंगा में प्रभावित होती है, जैसा कि अब होता है। अतः यह अभिकथन पहले के अकॉर्डिंग तो वो बात सही है, लेकिन अगर हम दूसरी बात करें उस फॉर्म में तो धीरे धीरे वो चीजें बदल गया। तो उसके अनुसार से अगर इस कथन की बात करें, बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई एक तरीके से ये इतना कोई नहीं पढ़ पाता है, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न दिया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तो वो आपके मैप के आधार पर, एक कथन के आधार पर, नदी पर कब्जा हिमालयों का एक प्रमुख विशेषता है, वो इसका रीजन उन्होंने दे दिया। परंतु ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बट ठीक है, अब इतना डिटेल में काफी पूछा गया इस चीजों को तो कर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीपीएससी कंप्लीटली अब जो यूपीएससी के पैटर्न पर सवाल और क्वेश्चन भी फ्रेम करती है। आपका यूपीएससी भी पूरी तरीके से सिविल सर्विसेज के फॉर्म पर पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। अब ये सूर्य की प्रकाश के परिवर्तित, साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपका इन्वायरमेंट से संबंधित। तो अब देखिए, सन के लाइट के रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित, रिफ्लेक्ट कौन करता है। अब देखिए तीन चीजें, आप रेत में जाओ, आप रेगिस्तान में चले जाओ, बहुत ज्यादा सैंड है वहां पर, तो क्या कर रहा है वो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हीट को क्या कर रहा है, वो सोख रहा है, जिसके कारण से हीट और फैल जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ना। तो रेत रेगिस्तान का
जो है वो क्या करता है, वो प्रकाश को परिवर्तित नहीं, ऑब्जर्व करता है यहीं पर, है ना, एब्जॉर्ब करता है। धान की फसल की बात करें वहां पर भी हालांकि मीथेन सबसे ज्यादा फैलने को मिलता है, तो ये भी नहीं। लेकिन आपको बता दें कि आप जब बर्फ के मैदान में चले जाएंगे जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, ताजा बर्फ से ढकी हुई जो भूमि होती है, उन इन सभी के तुलना में सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा प्रवर्तित करती है। 80 से 85% सूरज की रोशनी को वो क्या करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर लेती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्फीयर की त्वचा हर जगह सूरज से रोशनी से किरणित होने वाली है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो सी इज राइट आंसर है, क्योंकि ये बर्फ की शैली जो है, जैसे प्रकाश आता है उसको उसी अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है आपका। तो राइट आंसर क्या है, ताजा बर्फ की ढकी हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो 66 क्या कहता है, 66 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं है। तो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, ये नहीं पूछ रहा है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका, तो डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहता है अनुच्छेद 50 में कि जो जुडिशियरी सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम को एग्जीक्यूटिव सिस्टम से अलग करने की बात करता है आर्टिकल 15 में। तो ये बात तो क्या है, सत्य है। वहीं पर अगर बात करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अगर बात करने की बढ़ाया डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, वो आर्टिकल 46 के अंदर में दिया, तो ये भी बात सही है। लेकिन सहकारिता समिति के प्रचार, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43 के ए की बात कर रहा है, जो कि ये सही नहीं है ना। ये आपका सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सी गलत है, क्योंकि 43 के ए में ये सम्मिलित नहीं है। और ये आपका आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन की बात करता है, तो डी इज राइट, सी इज नॉट राइट, क्योंकि सहकार 43 के ए में, अगर 43 की ए की बात करें तो उसमें श्रमिकों के लिए निर्वाह और मजदूरी से संबंधित बात की गई है ना। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद 43 ए में नहीं किया गया है। 43 की ए में किया गया है आपके श्रमिकों के लिए निर्वाह, मजबूरी और उसके शोषण से उनकी रक्षा की बात की गई है। लेकिन अगर वही सहकारिता की बात करो तो हमारे आर्टिकल 43 के बी में सहकारी समितियों के संवर्धन की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, वो आर्टिकल 43 के बी में किया गया। तो आर्टिकल 43 के बी में सहकारी समितियों का संवर्धन और अनुच्छेद 40 पे ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ये आपका डायरेक्टरी प्रिंसिपल से संबंधित प्रश्न था। वहीं पर आपका 67 क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि राजा रणजीत सिंह के किस स्थान को अदालत ए आला की स्थापना कही गई है। अब देखिए, आपको पता है कि जब राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे उस वक्त जो है पंजाब का शेर भी उनको कहा जाता है ना। और वो एक तरीके से मिस्र में बहुत सारा पंजाब के राज्यों में बटे हुए थे। जब तक वो शासन किए, जब तक वो गद्दी पर बैठे रहे, तब तक अंग्रेजों की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनको कोई चैलेंज कर सके। उस वक्त डलहौजी के टाइम में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से और तरह तरह के माध्यम से उनके सारे राज्यों को हड़प लेता है। तो राजा रणजीत सिंह की जो अदालती आला स्थान थी वो आपको लाहौर में थी, अमृतसर में नहीं थी। अमृतसर में तो उन्होंने गोल्डन टेम्पल में वो किया था। तो राजा रणजीत सिंह लाहौर में अदालत लगाते थे, मतलब बैठक लगाते थे, और वहां पर डिफरेंट मिस्र के लोग जो है, राज्यों को लोग आते थे, है ना। और वहां पर महाराजा रंजीत सिंह जो भिन्न भिन्न सिखों के गुटों को एक समृद्ध साम्राज्य और एक एकजुटता के तौर पर या फिर यूनिफिकेशन के तौर पर आपस में मिलजुल कर रहने की बात करते थे, और उसके आसपास के सभी राज्यों को मिलाकर उन्होंने एक साम्राज्य का विस्तार किया। इसीलिए उस काल को सिख साम्राज्य के नाम से जाना गया। तो 1799 से लेकर 1849 तक ये शासन रहा, ये एक सिख साम्राज्य मजबूती के तौर पर रहा। लेकिन 1839 के आसपास में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिख साम्राज्य टूटने लगता है और परिणाम ये होता है कि
कि डलहौजी के टाइम आते आते जो है सिख जो है फिर से ब्रिटिश इंडिया के अंदर में मिला दिया जाए। तो एंग्लो एंग्लो आप कह सकते हैं सिख वॉर भी हुआ था आपको बहुत सारे। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे और पढ़िए। 68 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले वित्त आयोग, तो फैक्चुअल डेटा याद करने वाले हैं। श्री केसी नियोग जो थे उस वक्त के पहले भारत के पहले वित्त आयोग हुआ करते थे। दिनांक 22/11/1951 को उन्होंने पद ग्रहण किया था और 6 अप्रैल 1952 तक उन्होंने ये किया था। और हर 5 साल के अंतराल में ये वित्त आयोग का गठन होता है। अभी जो वित्त आयोग है 15वां वित्त आयोग है। हम सभी को पता है कि वित्त आयोग का गठन हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में राष्ट्रपति के द्वारा उसको गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उसको मुख्य वित्त आयोग के रूप में बनाया जाता है। मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच में वो करों का बंटवारा, राजस्व का बंटवारा। 2 प्रश्न पूछ दिया एक ही क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। ये वित्त आयोग से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बजट से संबंधित। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2021-22 के बजट में पेश की गई है? आप इसके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन सा योजना बजट में पेश की गई है ना। तो ये आपका आत्मनिर्भर कृषक समन्वय योजना, ये भी बजट में पेश की गई थी, है ना। मुख्यमंत्री सक्षम कुपोषण योजना ये बजट में पेश नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमी विकास योजना बजट में पेश की गई थी। युवा उद्यमिता विकास योजना ये भी बजट में पेश की गई। तो व्हाट इज आंसर, क्या होगा? फिर से देखिए, आत्मनिर्भर बजट में पेश की गई थी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना पेश की गई थी। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक योजना ये भी पेश किया गया था और ये आपका पेश नहीं किया गया। तो आंसर आपका ए होगा। 1 2 3 1 2 3 होंगे। क्या होगा, कैसे? देखिए क्या क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में, हालांकि अब तो बजट पुराना हो गया, 2021-22 में फिर से जो 22-23 का जो बजट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। फिर भी मान लिया कि अगर प्रश्न पूछ दे तो आत्मनिर्भर कृषि समन्वय विकास योजना 2022 में किसानों की आय दोगुनी की बात कर रहा था कि भाई किसानों का आय क्या हो जाएगा, दोगुना करने के लिए नीति लाया गया था और उसी नीति के तहत जो है आपको बनाया। यहां तक कि ये प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक उत्पादन, फसलों की पहचान, उत्पादकता में सुधार, इन सभी के लिए ये योजना लाया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण में महिलाओं को, बच्चों को कुपोषण से शिकार न हो, इसके लिए योजना को लाया गया था कि भाई 5 साल से कम जो बच्चे होंगे और 11 से 14 साल से के उम्र की लड़कियों के लिए जो एनीमिया से पीड़ित होती है, एनीमिया जैसे, तो उनके लिए सूखे राशन के अलावा पोषाहार ये सब दिया जाएगा। तो इसके लिए ये मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना चलाया गया था। वहीं पर बात करते हैं मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना। तो कोविड-19 का प्रकोप हर राज्यों में, पूरी भारत में संपूर्णता के साथ फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक की उद्यमिता योजना लाया कोविड-19 के कारण, जिसके कारण से वापस लौटे श्रमिकों रोजगारों के लिए स्वरोजगार देने की बात उन लोगों ने इस योजना के तहत उन्होंने कही कि कैसे इन सभी को पूर्ण रोजगार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2050 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही नहीं? नेट जीरो की बात करते हैं। नेट जीरो के बारे में अगर हम बात करें तो नेट जीरो का तात्पर्य होता है कि भाई जो उत्पादित ग्रीन हाउसेज गैस की मात्रा को कैसे कम किया जाए, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, शुद्ध शून्य तक पहुंचने की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म करने की बात किया जा रहा है ना। तो ये प्रश्न इसमें आपको पूछा गया था कि नेट जीरो का लक्ष्य का संदर्भ में किस चीज में बात की गई है। तो इसका मतलब एक देश 2020 तक अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं कि भाई शून्य पर हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड जो है खत्म हो जाएगा 100%, नहीं हो सकता है। फिर पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाएंगे, है ना। तो समस्या है आपका। तो ग्रीन हाउस गैसेज है,
तो वहीं पर नेट जीरो के बारे में, नेट जीरो का तात्पर्य है उत्पादित ग्रीन हाउसेज गैसेस की मात्रा और वातावरण निकाली गई मात्रा के बीच में संतुलन लाना, है ना। ये प्रश्न हो सकता है, ये तात्पर्य है। वहीं पर अगर हम बात करें कि इसका मतलब किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण और ग्रीन हाउस गैसेज में अवशेष को हटाने की बात करते तो बी इज अ राइट आंसर। आपका पहला आपका सही नहीं, ये कॉमन सेंस वाली है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कहता है कि निम्नलिखित में से पश्चिम से पूरब की ओर इंडोनेशिया के द्वीपों के क्रम को समझाना। भाई आपने, ये तो मैप का क्वेश्चन हो गया, मैप से संबंधित क्वेश्चन हो गया, तो आपको समझाना है क्या, पश्चिम से पूरब की ओर इंडोनेशिया, पश्चिम से पूरब की बात है। तो मैप बेसिस क्वेश्चंस है, मैप में आपको इस चीजों को देखना होगा। तो हालांकि अगर देखेंगे तो सुमात्रा सबसे पश्चिम में, उसके बाद जावा है, उसके बाद बाली है, उसके बाद आपका लोम्बोका है, तो इसका बी राइट आंसर है। मैप खोल के देखिएगा इस चीजों, क्योंकि इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय के प्रशांत महासागर के बीच में है, इसको देख सकते हैं। 72 का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों का वेतन संहिता 2019 में सम्मिलित नहीं है। अब वेतन संहिता की बात कर रहा है, पे कमीशन, पेमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें कहता है कि भाई क्या नहीं है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या बोनस, क्या, तो इसका सिंपल सी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये है आपका, ये श्रम संबंधित अधिनियम के अंदर में 2019 में कि भाई मिनिमम वेजेस की बात की गई है ना, तो मिनिमम वेजेस की बात की, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ना। वहीं पर अगर आप बात करें तो बोनस भुगतान अधिनियम, ये भी है कि भाई अपन बोनस, अगर जो बेहतर काम कर रहा है, जो अधिक काम कर रहा है, तो उससे बोनस की भी बात उसमें की गई है ना। तो दूसरी बात, अनुबंध श्रम अधिनियम नहीं है 2019 के संहिता में, तो ये नहीं है आपका। और समान प्राथमिक अधिनियम, अगर दो व्यक्ति एक ही कार्य को एक ही वक्त में कर रहे हैं तो बेहतर है कि समान जो इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, इक्वल वेजेस, तो इसकी भी बात की गई है। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, तो 1 to 4, इसका मतलब सी इज राइट आंसर इसका होगा, सी इज अ राइट आंसर। तो कोड ऑन वेज में आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों के लिए हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता कहा था। तो यह स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई किस व्यक्ति ने कहा कि मौलिक अधिकारों के लिए हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और एक सभ्य दुनिया का एक समझौता है। तो ये आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ये कहा था कि मौलिक अधिकार के लिए हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और एक सभ्य दुनिया का एक समझौता है। तो उस संविधान को एक सटीक तौर पर समझाने की कोशिश उन्होंने ही बताया। तो हमारे ये कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्हीं के जन्मदिन के आधार पर टीचर दिवस भी मनाया जाता है ना, शिक्षक दिवस के तौर पर। 74 क्वेश्चंस कहता है कि भारत में खारे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की। तो ये फैक्चुअल डेटा आपका सांभर झील राजस्थान का जो है क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। जयपुर के पश्चिम के पास का इलाका जो है वो सबसे खारे पानी वाला हो, तो सांभर झील, जो कि रामसर स्थल के रूप में भी इसको नामित किया गया। तो बी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को भारत में आगमन का कालांतर की बात करा। तो ये विलियम हॉकिंग्स हुए, ये विदेशी जो यात्री व्यवसायी जो थे, ब्रिटिशर थे, उनकी बात करा। तो विलियम हॉकिंग्स, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रॉय और निकोलस स्टर्न। तो एक बात बता दूं कि सबसे पहले इन चारों में से सबसे पहले आने वाला अगर व्यक्ति भारत का आगमन क्रोनोलॉजी के फॉर्म में कह रहा है ये, तो सबसे पहले कब कौन आया, तो 1558 से 1603 के बीच में रॉयल फिच सबसे पहले आया था। तो पहले नंबर पर कौन सा होगा आपका, रॉयल
फीच होगा आपका पहले नंबर पर, है ना। एक सेकेंड वेट, ये आपका रॉयल फीच पहले नंबर पर होगा। उसके बाद कौन आया, हॉकिंस आया, तो दूसरे नंबर पर हॉकिंस, और तीसरे पर आपका निकोलस, और ये फोर, मतलब ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। मतलब रॉयल फीच जो है इंग्लैंड के तत्काल उस वक्त की कहानी है 1500, अब जैसे 1600 में तो पहली बार ब्रिटिश भारत के अंदर में एज ए व्यवसायी के तौर पर आया, तो रॉयल फिच को 1583 ईस्वी में इंग्लैंड में इंग्लैंड के उस समय तत्कालीन जो एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी उन्होंने भेजा था और कहा था कि भाई भारत जाओ एक पत्र लेकर, और उसी पत्र के विषय में अंग्रेज जो है व्यापार से संबंधित बात की थी। तब जाकर 16 में आपको मैग्ना कार्टा के तहत जो है ब्रिटिशर को एज ए व्यापारी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा गया, और 1609 होते हुए उस समय जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था, है ना। तो ये पहला। दूसरी बात, विलियम हॉकिंस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि के तौर पर था, और वो 24 अगस्त 1608 में वो भारत में सूरत में आया था। वो फैक्ट्री से संबंधित कि हमें फैक्ट्री की स्थापना करनी है, उससे संबंधित आपको आया था, जब उस वक्त सम्राट जो है जहांगीर हुआ करते थे, कहा उस कारखाना की सहमति को लेकर। वहीं पर निकोलस डाउनटन, आप ये 1614 से 15 के बीच में आए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लेकर, और फिर थॉमस रॉ 1615 में इंग्लैंड के दौरान में ये आए थे। तो इस तरीके से क्रम है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस के यहाँ पर डिस्कशन किया। फिर से नेक्स्ट क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जितनी हो सके उतनी बार आप उसको लगाएं, आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेहतर होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।